जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, और 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं, और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। जब आप लोग का ये पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो इससे पहले वाला जो आप लोग का कल क्लास हुआ था, कल के क्लास में जितने भी जीके के प्रश्न थे वे पूरे के पूरे प्रश्न दोबारा मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट में 5 मिनट का टाइम लूंगा, और 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा 15 को जीके का प्रश्न मैं रिवीजन करा दूंगा। इससे आप लोग पिछला वाला भूलोगे नहीं, ठीक है ना। इससे आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, और ये आप लोग का एक पूरा प्रैक्टिस सेट ही है, ठीक है ना। हर चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखो, जितना भी उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के राजधानी के बारे में आप लोग पढ़ते रहो। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जहां पर पढ़ने बैठे हो ना वहीं पर जैसे जाओ, एक प्रिंट आउट वाला जो सादा पेज रहता है उसको निकलवा कर, और मेरे एप्लीकेशन में भी आप लोगों को वर्तमान में कौन क्या है ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जहां पढ़ने बैठते हो वहीं पर सारा चपका दो, ठीक है ना। और 22 दिन बचा है ना पेपर का, तो 22 दिन बस एक बार पढ़ लो, उसको याद नहीं करो, बस दिमाग को मतलब शांत करके और एक बार पढ़ लो। लगातार पढ़ते रहोगे ना, जब पेपर में वो प्रश्न आएगा तो गलती नहीं करोगे, ट्रिक मार दोगे, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना है, जब पढ़े रहोगे तो ट्रिक मार दोगे, ये मुझे पता है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, संजय वीर गंगापुरवाला और सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय वीर गंगापुरवाला हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय वीर गंगापुरवाला इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। ये राजस्थान के हैं, आप लोग लिख लो, कॉपी में आप लोग लिख लो और पढ़ते रहना, ठीक है ना। और आपका यहां पर दिया है सुनीता अग्रवाल। तो सुनीता अग्रवाल कहां के मुख्य न्यायाधीश हैं? सुनीता अग्रवाल गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सुनीता अग्रवाल गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अपना जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति अरुण भंसाली है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ये पूरा आप लोगों के कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिख लो। राजस्थान का आपका महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हो जाएगा, और तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजय वीर गंगापुरवाला हो जाएगा, गुजरात का सुनीता अग्रवाल हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश का न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डस्टली अभ्यास भारतीय थल सेना ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया है? तो डस्टली अभ्यास भारतीय थल सेना ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? ये इंडियन आर्मी का बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, हाईलाइटेड प्रश्न है, और ये सिर्फ इंडियन आर्मी के पेपर में ही नहीं पूछा जाएगा। आप बीएसएफ का भर्ती देखने जाओगे या आसाम राइफल का भर्ती देखने जाओगे तो उधर भी ये प्रश्न टपकेगा, ठीक है ना। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? डिगबोई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल। तो इसका राइट आंसर आपका डिगबोई हो जाएगा। अब
बात कर लेते हैं कि डिगबोई कहाँ पर पड़ता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डिगबोई आपका असम में पड़ता है, ठीक है ना। डिगबोई कहाँ पर पड़ता है, तो डिगबोई आपका असम में पड़ता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछ देगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका ओडिशा में है, आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ओडिशा में है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। और यहाँ पर आपका केरल दिया है, तो केरल के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बताते आया हूँ, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है। केरल का साक्षरता दर कितना है, तो 94% है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फटाक से अपने कॉपी में उतार लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1945, 1950, 1947 और 1919। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। अगर पूछ देगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ, किसका स्थापना, यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो आपका यूएनओ का स्थापना कब हुआ, यूएनओ का स्थापना आपका 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ का स्थापना हुआ, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि अपना देश कब आजाद हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, ठीक है ना, अपना देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। अगर पूछ देगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, और अपना देश कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में अपना देश आजाद हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज, 24 गज और 23 गज, 25 गज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है कि मतलब जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनका उपनाम देकर पूछ देता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई आपका 22 गज होता है, ठीक है ना। 22 गज इज राइट आंसर। अगर फीट में पूछ देगा तो फिर क्या जवाब दोगे, तो आपका 66 फीट हो जाएगा, ठीक है ना, 66 फीट हो जाएगा। मान लो ऑप्शन में आपका 22 गज नहीं दिया, अगर फीट में पूछ दिया तो फिर आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्रिकेट पिच की लंबाई आपका 22 गज होता है, अगर फीट में पूछेगा तो 66 फीट होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, गंगा, उल्कापिंड और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका आकाशगंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, तो तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है ना। तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, आपका अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है ना। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, एलोरा की गुफा अगर पूछ देगा तो कहाँ पर ट्रिक लगाना है,
एलोरा का गुफा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो आर्य समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कृषि, पशुपालन, व्यापार और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज के प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे किताब में जैसे यही लिखा था, कृषि लिखा था, लेकिन मैं गूगल करके देखा हूं ना, तो हाँ कृषि और पशुपालन दोनों दिखा रहा था। अगर ऑप्शन में आ जाएगा दोनों तो आप लोगों को मतलब दोनों एक ही जगह दिया रहेगा, कृषि एवं पशुपालन, तो आप लोगों को इस पर ट्रिक मार देना है। अगर कृषि नहीं आ रहा है, पशुपालन आ रहा है, तो फिर इस पर भी ट्रिक लगा दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से जानवर का रक्त ठंडा होता है, चूहा, गिरगिट, छिपकली और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका गिरगिट हो जाएगा। ये तो जल्दी नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन एक बार पूछा गया था इसलिए मैं इसको ला दिया हूं, ठीक है ना। कौन से जानवर का रक्त ठंडा होता है, एक बार आप लोग को पता चल जाएगा तो कभी भूलवे नहीं करोगे। गिरगिट का रंग कैसा होता है, तो गिरगिट का रंग नहीं, रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ठीक है ना, खून होता है, ठीक है ना। तो इसका जो खून होता है वो ठंडा होता है। तो ये बार बार कमेंट कर रहे हो ना कि नीलेश भाई आप कभी 9 बजे क्लास अपलोड कर दे रहे हो, कभी 12 बजे क्लास अपलोड कर रहे हो, कभी 1 बजे क्लास अपलोड कर रहे हो। इसका आप एक फिक्स टाइम कर रहे हो, उसी टाइम का हम लोग इंतजार करेंगे। तो मेरे भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है। देखो वीडियो बनाना मेरे हाथ में है, क्वेश्चन तैयार करना मेरे हाथ में है, तो ये हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। अगर रात को 10 बजता है, 12 बजता है, सब लोग सोते हैं, तभी भी मैं यहाँ पर क्लास करा देता हूँ। लेकिन क्लास कराने के बाद जैसे वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे चौराहा पर जाना पड़ता है। मेरा घर एकदम बागीचे में है, जो लोग मेरे घर आते हैं वो लोग जानते हैं, काफ़ी सारे लोग हर रोज कोई ना कोई आते रहता है। तो यहाँ पर नेट वेट ज़्यादा नहीं पकड़ता है। चौराहा पर कल जाकर मैं 2 घंटा बैठा था, तब जाकर आप लोग का वीडियो अपलोड हुआ, ठीक है ना। जब तक वीडियो अपलोड नहीं होता है तब तक घर आकर खाना नहीं खाता हूँ। तो यही रीज़न है कि मेरा क्लास कभी मतलब 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे आता है। और 1-2 लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं तो मैं उन लोग को पहला नंबर तो ब्लॉक कर दिया हूँ। लेकिन मेरे भाई जितने लोग उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना, तो हम जितना सीधे हैं उतना खराब भी हैं मेरे भाई। मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी जब उल्टा सीधा कमेंट आता है तो बड़ा अंदर से डिमोटिवेशन होता है और मेहनत करने का मन नहीं करता है, ठीक है ना। तो उल्टा कमेंट करने वालों को आप ही लोग सबक सिखाओ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, शिव प्रताप शुक्ल। डॉक्टर, यहाँ पर साबी रहेगा, यहाँ आप लोग साबी कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर साबी रहेगा, इसको आप लोग कर लो। डॉक्टर साबी आनंद बोस, एस अब्दुल नजीर, आरिफ मोहम्मद खान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछा है तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल डॉक्टर साबी आनंद बोस हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल डॉक्टर साबी आनंद बोस हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिमाचल रहता है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आपके कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वो है शिव प्रताप शुक्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणकौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणकौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तमिलनाडु, राजस्थान और असम और केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणकौर किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, गणकौर आपका राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना। गणकौर कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो गणकौर आपका राजस्थान का प्रमुख त्योहार है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पूछ देगा, यहाँ पर लिखा गया है कि तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से रिलेटेड पूछता है नृत्य के बारे में, वो आगे प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न देखो है नृत्य वाला ही है कि कठपुतली किस राज्य का नृत्य है। कठपुतली किस राज्य का नृत्य है, केरल, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठपुतली के बारे में पूछा है ना, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। कठपुतली किस राज्य का नृत्य है,
तो कठपुतली राजस्थान का नृत्य है, ठीक है ना। और आपका यहाँ पर केरल दिया है, तो केरल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका गुजरात दिया है, तो गुजरात के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और तमिलनाडु के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली आपका केरल का है। आपका गुजरात दिया है, तो डांडिया, डांडिया कहाँ का नृत्य है, डांडिया आपका गुजरात का है। और गरबा बोल देगा ना, तो ये भी आपका गुजरात का ही है। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तमिलनाडु दिया है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, आपका भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह को किसने शुरू किया था, तो 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था, व्यापारियों ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सिपाहियों ने हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 की विद्रोह को किसने शुरू किया था, इसका राइट आंसर सिपाही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, तो 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखते रहता हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपका सितार हो गया, बांसुरी हो गया, सरोद हो गया और नन ऑफ दीज हो गया। तो इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा, ठीक है ना। उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जयदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज और कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक आपके जयदेव हैं, ठीक है ना। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। अगर पूछ देगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य हैं। पूछ देगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक पूछ देगा, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। और यहाँ कालिदास दिया है ना, तो मेघदूत के रचयिता कौन है, मेघदूत के रचयिता कौन है, तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना, तुरंत अपने कॉपी में लिख लो। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, और मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी लोगों को जानना है, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसका नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर। जितने साथी इस एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई इसमें जितना भी जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है, इसके अलावा दूसरा जीके जीएस का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन में सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए मतलब 6 महीना मेहनत किया गया है, ठीक है ना। जितने लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हो, तो मेरे भाई मॉक टेस्ट आप लोग ले सकते हो जब मेरे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है। साइन अप करने के बाद आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेड कोर्स वाले में जब जाओगे तो यहाँ पर 99 रुपया में आपको 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से पूरा टॉपिक वाइज जीके का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फिर टॉपिक वाइज जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पेड कोर्स वाले में। और पेड टेस्ट में भी मतलब कल तक तो इसका जैसे प्राइस 49 रुपया था, कल ही मैं मैसेज देकर आप लोगों को बता दिया था, लेकिन इसका प्राइस 99 रुपया है। इसलिए 99 रुपया किया गया है क्योंकि इसका सॉल्यूशन अभी मैं यूट्यूब पर जो दे रहा हूँ, हमारे सर आ रहे हैं ना,
ना। तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे जो सर हैं तो मतलब वो पूरा का पूरा जैसे पेड टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे जैसे इसका प्राइस बढ़ाना पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन 99 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है, 99 रुपया इसका प्राइस है। और 99 रुपये में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे और 30 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिलेंगे। अभी आप लोग देख लेना, जो आपका मैथ का क्लास आएगा ना, तो मैथ का क्लास मेरे टेस्ट वाला ही है। जैसे 6वां वाला जो मॉक टेस्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है, और आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर करवा दूंगा। अभी 27 मॉक टेस्ट लाइव हुए हैं, ठीक है ना। 3 मॉक टेस्ट बाकी हैं तो वो भी लाइव हो जाएंगे। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है अगर आपको पेपर पास करना है। तो मॉक टेस्ट लगाने से आप लोग का दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मीटर, दूरी, चाल और समय। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन्स की कमी से मनुष्य कैसा होता है? बौना, पतला, मोटा और लंबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन्स की कमी से मनुष्य कैसा होता है? तो बौना होता है, ठीक है ना। बौना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड स्नोडेन, एडवर्ड टेलर और जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ड टेलर इज राइट आंसर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। कल मैं एक प्रश्न बताया था, वो जीके का था, अभी आप लोग देख लो, ठीक है ना। था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो मैं गलती से 30 वर्ष बोल दिया था, लेकिन इसका 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना। जैसे राज्यपाल बनने के लिए, उसके बाद से आपका उपराष्ट्रपति हो गया, ये तो मैं एकदम रटवा चुका हूं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसके बाद से आपका साथ ही साथ राष्ट्रपति आ जाएगा। तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कल गलती से मैं 30 वर्ष बता दिया था, तो उसको आप लोग सही कर लेना। आपका यहाँ पर है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड स्नोडेन, एडवर्ड टेलर और जॉनसन। तो इसका राइट आंसर एडवर्ड टेलर हो जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ड टेलर इज राइट आंसर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मार्गन, मेंडल, ल्यूवेनहॉक और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया, ठीक है ना। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लो, बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो जो वायुमंडल है ना, उसका सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। वायुमंडल का सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आज तो बड़ा गर्मी है यार। लाल, हरा, बैगनी और काला। तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का, ठीक है ना। कभी कल मैं क्लास में थोड़ा बात कर लेता हूं तो एक दो लोग बोलते हैं कि आप पढ़ाने पर सिर पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बात ना कीजिए। मेरे भाई गुस्सा करने लगते हैं सब यार, तो ऐसा गुस्सा ना किया करो मेरे भाई, ठीक है ना। निम्न में
में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? अगले बार पूछा गया था केला, आम, पपीता और टमाटर है, तो इसका राइट आंसर पपीता हो जाएगा। निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण आपका पपीता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है ना। गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो गन्ने में आपका सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार मैं बता चुका हूँ, अगले बार 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 पूछा जा रहा था। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक वजन सहने वाली हड्डी कौन सी है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वजन सहने वाली हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपीज, टिबिया और मैसेटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक वजन सहने वाली हड्डी आपका टिबिया है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछ देता है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, ठीक है ना। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। आप लोग अपने कॉपी में फटाक से लिख लो, ठीक है ना। और ये जो स्टेपीज है ना, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज होती है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? कानवा में पाई जाती है, ठीक है ना। कान में कितना हड्डी पाया जाता है? अगले बार पूछा गया था। तो कान में 6 हड्डी पाया जाता है। हे कानवा में 3 हड्डी पाया जाता है और हे कानवा में 3 हड्डी पाया जाता है। तो दोनों कानवा में 6 हड्डी पाया जाता है, अगले बार पूछा गया था, ठीक है ना। और ये जो फीमर है, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका जांघ में पाई जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जांघ में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, बोरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो गेहूं है, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में आपका ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। देखो यहाँ पर जो अम्ल से प्रश्न पूछा गया ना, अम्ल से रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछता है। आप लोग जैसे जब वो टेस्ट सीरीज ले लोगे ना, तो हर चैप्टर का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तक जहाँ से भी पढ़ाई किए हो वो बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोगों को अगर मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाना है तो मेरे एप्लीकेशन से लगाओ। अगर मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते हो तो जहां से भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो वहां से मॉक टेस्ट लगाओ, अगर पेपर पास करना है तो, क्योंकि वहां पर हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियर्स, बास इंडिकस और मस्का डोमेस्टिका। तो इसका राइट आंसर कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगा, ठीक है ना। कैनिस फैमिलियर्स इज राइट आंसर। यहाँ पर देखो फैमिलियर्स लिखा है, तो इससे आप लोग जान जाना कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बास इंडिकस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अल्टीमीटर, थर्मोमीटर, ऑडियोमीटर या ओडोमीटर रहता है और बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब मापने वाला यंत्र आपका बैरोमीटर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। फेफड़ा, किडनी, आंत और आँख है। तो इसका राइट आंसर आंत हो जाएगा, ठीक है ना। टाइफाइड रोग
टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 5.6, 6.4 और 7.8 है। तो इसका राइट आंसर आपका 6.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के और आपका 2 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आपका सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है, सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब मैथ वाले सर आ रहे हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और मैथ भी लगाना। उसके बाद से मैं रीजनिंग कराने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद से पुराना वाला जो आपका कल क्लास हुआ था, तो 5 मिनट में पुराना वाला जीके का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, आप लोगों का नीलेश डिफेंस करियर में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, जितने लोग आप लोग नीलेश डिफेंस करियर ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं, उसका एक एक टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यह टेस्ट नंबर 6 है, उसका सोल्यूशन आज आप लोगों को मिलेगा। हर रोज एक सोल्यूशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों का फंस रहा है उसको कमेंट कर सकते हैं, सबका सोल्यूशन आप लोगों का मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहला है। पहला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 8x - 9 = 9x + 144, ये है ना। तो हमने ये बताया आप लोगों का, यह इसे इजिकल टू कहते हैं। जब इजिकल टू के दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए 18x है बाबू, अब हाई -9 है, तो -9 को हम उधर ले जाएंगे, हाई इधर क्या है? +9, इधर आएगा तो क्या होगा? -9x। अब बराबर हाई माइनस इधर है तो +9 और +144। तो हम क्या हमें याद रखना है, जब भी इजिकल टू के दाएं जाए या बाएं जाए चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो हमने चिन्ह बदल दिया। अब ये देखिए यह प्लस है तो जोड़, हम देखिए आप लोग पढ़ा है ना, जोड़ यहाँ काम आ रहा है। जब एक प्लस एक माइनस होगा तो अधिक में से कम को क्या करेंगे? घटा लेंगे। 18 में से 9 घटा तो 9 बचा, और अधिक वाली संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा लिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस है, ये भी। जोड़ का पहला नियम यह कहता है जब धन वाली संख्या हो तो धन का चिन्ह लगा के जोड़ लेंगे। तो 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 है तो 1, 153। अब देखिए यह गुणांक है, यक्स का 9 क्या है? गुणांक। गुणांक हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे। तो यक्स बराबर यह हो गया 153/9, ठीक। तो 9 × 9 बचा कि ना 6 63, 9 7 63। तो यक्स का मान क्या हमारा आ गया? 17। और ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कह सकते हैं, ठीक है। डी नंबर आ गया। अगला देखिए 18 72 90 का लसम। तो लिखेंगे 18 72 और 90, इसका लसम निकालना है। तो हम इससे क्या करेंगे? 18 है तो सबसे पहले देख रहे हैं 3 से काट दिए, 3 × 6 = 18, 3 दूना 6 और 1 बचा 12, 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9 हो गया। फिर 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 8 त्रिके 24, 3 × 9 3, 2 से काट दिए, 2 × 9 2, 2 चौको 8 और 2 5 10। फिर 5 से काट दिए, 1 4 और 1, नीचे 4 बता तो 4 से काट दिया। देखिए ये बच्चों को बताया जाता है कि पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए। ऐसा कुछ नहीं, हम 4 से भी काट सकते हैं। 2 बार 2 लिखने से टाइम तो हम लोग बचाना है ना। तो 2 बार 2 से काटने से अच्छा 4 से एक बार काट के हमको गुणा करके लाना है। अब देखिए इधर गुणा करके जब भी लाना हो तो सबसे पहले 5 दूना इसको 10 कर लिए, 10 हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, 3 त्रिके 9 और 9 चौको 36, 36 में 10 का गुणा कर रहा है तो हमेशा 0 बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी क्या मिला हमारा? बी फॉर बाहुबली। क्लियर, नोट कर लीजिए। इस सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जब भी मैथ पढ़िए तो पेन कापी लेके बैठिए, एक एक सवाल नोट करते जाइए। नोट करेंगे तभी आएगा, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोग निखरते जाएंगे। देखिए कह रहा है 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत। अच्छा ले 5 के 50 गुणज लिखेगा तो कैसे लिखेंगे?
देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे 5, 5 एक नम 5, 5 2 10, ऐसे नहीं ना गुणा है, तो इसमें 1 का गुणा करें ना करें, 5 3 15, ऐसे डाट 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 5 गुणे 50 ऐसे लिखेंगे। अब देख रहे सब में 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 2 3 4 डाट 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 50 पदों तक। तो हमें इसका योग निकालना है, तो योग का सूत्र है Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक, अब यहां देखिए a क्या है, a है प्रथम पद, l क्या है अंतिम पद, n क्या है, n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अब यहां से हम सूत्र लगाएंगे, तो पहले ई निकलेगा योग, योग निकालेंगे तो योग इज इक्वल टू n कितना है 50 पद है तो 50/2, पहला पद ए कितना है 1, अंतिम पद l कितना है 50, तो 50 और 1 है 25 हो गया, 25 गुणे 51, यह योग हो गया, हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है औसत, औसत बराबर क्या पढ़े हैं औसत, औसत इज इक्वल टू पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों का योग कितना निकाल लिया है, निकाले हैं 25 गुणे 51। देखिए कभी भी एक गलती मत कीजिएगा 25 में 51 का गुणा करके बड़ा कर लेना, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, गलत तो नहीं होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। पदों की कुल संख्या कितनी है 50, 50 का भाग दे दिए, यही है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, और इसका औसत ही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको काट दिए, और यहाँ देखिए भाई 5 छूटा है तो इसमें 5 का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 दूना क्या हो गया 50, और इसमें कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, 5 एक नम 5 के 5 बचे 25, 255/2। अब इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 1 दिया 15, 2 7 14.5। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया है डी फॉर देवसेना कर लेंगे। क्लियर, आगे देखिए कर एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री है तो तीसरा कोण बताइए। अच्छा ये देखिए यह हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, यही ना, एक कोण तो फिक्स है क्या होता है 90 डिग्री, तो यह हमारा 90 डिग्री हो गया, और एक कोण ये ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया है 60 डिग्री, तो हमसे यह वाला कोण क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बनता है 180, तो हम जोड़ेंगे 90 धन 60, इसको मान लिया बाबू क्या है यक्स, तो धन यक्स बराबर क्या कर लिए 180, तो हाई कितना होगा 9 6 15 150 हो गया, अब प्लस यक्स इज इक्वल टू 180, तो हम क्या करेंगे यक्स बराबर 180 माइनस 150, घटत कितना हो गया 30, यक्स बराबर 30 डिग्री हमारा क्वेश्चन आंसर, और 30 डिग्री सी फर का टप्पा हमारा आ गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे देखिए कर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, दर दिया है आर बराबर दिया है 10%, ठीक है, कर साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। मान लिए मूलधन P है, मूलधन क्या है P, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा बाबू, मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा 2P, क्यों, क्योंकि कह रहा है दुगुना हो जाएगा, तब ब्याज कितना हो जाएगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसे साधारण ब्याज लिख दे रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी।
साधारण ब्याज क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, घट गया तो क्या हो गया P, यही ना। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सबसे आसान है, बस यह 10 जो दिया है वह लिख दिए हम। अब साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, यहाँ देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपान 100। अब साधारण ब्याज देखिए यहाँ क्या निकला, साधारण ब्याज P है तो यहाँ रख दिए P इज इक्वल टू, मूलधन हमारा P है तो P, R कितना है 10%, T निकालना है बट्टे 100। यहाँ देखिए P से P कट गया, कितना बचा यहाँ 1, 0 से 0 कट गया, 10 का इधर 1 में गुणा किया तो 10, और T बराबर कितना हो गया 10 वर्ष, तो यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है। क्लियर। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, जिस पर 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु पर कितने % का लाभ होगा। इस तरह का सवाल लगाने के लिए एक फार्मूला आप लोग बताए थे, हर जब भी मिलता है तभी बताते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ यह देखिए एक्स क्या है, प्लस मतलब लाभ है, माइनस मतलब हानि है, प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि। तो एक्स क्या है, पहले देखिए हमें कह रहा है 60% अधिक है, तो 60% प्लस रहेगा क्योंकि लाभ हो रहा है। फिर कह रहा 25% की छूट, तो कमी होगी 25% की छूट। ठीक, अब आप देखिए यहाँ प्लस और माइनस का गुणा जब भी करेंगे तो माइनस होगा, तब 60 गुणे 25 बट्टे 100। 60 में से 25 घटा कितना बचा, देखिए 10 में से 5 घटा 5 बचा, यहाँ कितना 5, 5 में से 2 घटा 3, 35% प्लस का बचा। ठीक, 25 चौको 100। ठीक, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक नम 4, 2 20, 4 5 20, 15, तब लिखेंगे माइनस 15%। अब 35 में से 15% घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 5 में से 5 घटा 0, 3 में से 1 घटा 2, 20%। और 20% हमारा ऑप्शन नंबर सी कटप्पा जी हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, 1 + 1, ये देखिए दशमलव है सब। तो इस सवाल को लगाने के लिए पहले देखिए, सबसे पहले गिन लेंगे कितने अंक तक अधिकतम दशमलव है, कितने अंक तक है 1 2 3, जो भी संख्या लिखेंगे 3 अंक तक लिखेंगे। हाई पहला है 1, तो दशमलव लगाए 3 0 हम बढ़ा सकते हैं अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ 0 लिखेंगे, दशमलव 1 2 अंक और हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर है 0.001, फिर एक 0 बढ़ा लिए, 0.001। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.001, फिर 0.001, फिर 0.001.1, तो 1.111। ये तो ऑप्शन में 1.000 1.00 यहाँ तो लग रहा है छूट गया है, यहाँ एक और कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, दो वस्तुएं का क्रय मूल्य समान है, यदि उनमें एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% हानि। अभी सूत्र बताए हैं, जब भी लाभ हानि ऐसे आ जाए, पहले लाभ हो फिर हानि हो या दोनों में लाभ हो, तो सूत्र क्या बताया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है तो प्लस का 20, 20% हानि हो रहा है तो माइनस का 20, तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, 20 गुणे 20 बट्टे 100। तो 1 2 0 से 2 0 कट गया, 20 से 20 क्या हो गया, कट गया, एगो प्लस है एक माइनस है, 2 का 2 में गुणा किया तो क्या हो गया, -4%। माइनस क्या बताता है, माइनस यह बताता है कि 4% की कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। तो ऑप्शन नंबर कमी किस में दिखा रहा है, 4% हानि।
तो ए हमारा सही है। क्लियर। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 14 मीटर है। त्रिज्या कितना दिया है देखिए 14 मीटर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान आप लोग बताएं कितना होता है 22/7 और आर हमारा क्या दिया है देखिए यहाँ पे 14 मीटर। तो यहाँ आर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14। ये नहीं कि 14 का वर्ग कर देना और 196 नहीं, तब तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 14 कट गया, 7 दूना 14। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 14 दूना 28 गुणे 4। अब 22 को जब भी बताया था कि 2 गुणे 11 के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 11 का हमने मल्टीपल करना सिखाया है आप लोगों को टाइम बचाने के लिए। तो फिर देखिए 8 चौको 32 के 2, इसको कर लीजिए 4 दूना 8, 8 अठैया 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 4 20 2 22 गुणे 11। अब 11 का गुणा करना है तो कितना कर देंगे 4। ठीक, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6। ठीक, फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 दूना 22, 22 4 26, 11 दूना 22 और 2 24। तो इस तरह से करेंगे। और नहीं तो पहले क्या करेंगे भाई, जो पहला अंक है तो इसको 2 लिख लेंगे, अंतिम अंक 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे 4 2 6 और 2 2 4 बीच में भर देंगे। ऐसे भी गुणा किया जाता है 11 का। ठीक, और ऑप्शन कौन मिला 24 64, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। अब देखिए कह रहा है एक स्कूल में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के कितने हैं 330 है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अच्छा ये बताइए स्कूल में जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे हमारे 100% होंगे कि नहीं होंगे। अब 100% को यदि हमें कह रहा है इसमें से 45% कौन है गर्ल हैं, तो शेष कितने परसेंट बचे, शेष हमारे बच रहे हैं 55% और 55% क्या आ गए बॉय आ गए। 55% किसके बराबर है, कह रहा है 330 के बराबर है। तो हम देख रहे हैं 5 से 11 से खूब आराम से कट रहा है। 11 5 55 और यह हो जाएगा 11 3 33। ठीक है, 11 5 55 और 11 3 33, 30 हो गया और 5 6 के 30। तो 1% बराबर कितना हो गया 6। और हमें क्या निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हैं 100% है, ये है यही टोटल है हमारे कुल है। कुल कितना है 100%। यहाँ 100 इसमें 100 का गुणा करेंगे 100%, तो जाहिर सी बात है इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो यह हो गया 600 और 600 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है डी नंबर। क्लियर। आगे देखिए कह रहा है रेखा और सुनीता का आयु का अनुपात है। देखिए है रेखा है और है कौन है सुनीता। आयु का अनुपात दिया है 10:4। ठीक है, कर तथा उनकी आयु का अंतर 36 वर्ष है। यहाँ देखिए दोनों में अंतर कितना है 6 वर्ष का, यही ना है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में यह कह रहा है कि 36 वर्ष है। तो 6 रेशियो बराबर क्या लिख दिए 36। तो 6 को 6 बार में काट दिए, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 6। तो कह रहा है रेखा की आयु बताइए, रेखा यही ना है। तो 10 में हम क्या करेंगे 6 का मल्टीपल करेंगे, 10 गुणे 6, यह रेखा का हो गया 60।
ठीक। और सुनीता का पूछेगा तो क्या लिख देंगे 4 गुणे 6, 6 चौको 24। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है रेखा का, तो रेखा 60, 60 नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब देखिए कह रहा है 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अच्छा 5% दिया है, 5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 5/100 या 1/20, ये लिखेंगे। फ्रैक्शन में यही लिखते हैं 1/20। अब कह रहा है वार्षिक ब्याज दो वर्ष में, ब्याज जोड़ेंगे तो 20 से कितना हो रहा है 21, यही प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो पहले साल 20 से क्या हो जा रहा है 20:21, दूसरा साल भी 20:21। तो अब यहाँ देखिए इसका इसमें जब मल्टीपल करेंगे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 0, यह हमारा पी है। क्या है पी। 21 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। यह हमारा क्या है ए है। क्या है ए। यह मूलधन है वह मिश्रधन। और ब्याज जब निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो यह हमारा CI है। ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 41। और हमसे क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज ही पूछ रहा है। तो अब देखिए हमारा मूलधन कितना निकाले हैं, अनुपात में तो 400 निकाले हैं, लेकिन वास्तविक कितना दिया है, वास्तविक 400 रेशियो बराबर कितना दिया है 10,000 दिया है बाबू, 10,000। यहाँ से 2 0 हमारा आराम से कटा। 1 रेशियो बराबर 100/4 और इसको काट दिया तो कितना हो गया 25 चौको 100। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 25। अब जो पूछे मिश्रधन पूछे तो 25 का 20 में गुणा कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 41 में 25 का, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो 41 गुणे 25 कर दिए। अब 25 का गुणा कर लीजिए। 25 एकड़ नम 25 के 5 हासिल कितना बचा 2। 25 चौको 100 और 2 102 तो 1025 और 1025 ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली। आगे देखिए कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए है, एक कोई व्यक्ति है किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है, ठीक है बाबू। बी कोई व्यक्ति है यह कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। यदि दोनों ने कुल कितने काम करेंगे जोड़ लेंगे, टोटल काम हम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। कुल कितना काम होगा 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 12×5 60 हो जाएगा। 60 ऐसा है, टोटल काम हमारा 60 हो गया। अब एक दिन का कार्य निकालेंगे, इफिशियंसी इसकी क्षमता कितनी है। एक ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर सकता है तो हई 12 का हमें भाग दे देंगे, 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना होगा 5। कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 5 काम करेगा, ठीक। और बी एक दिन में कितना काम करेगा 15 चौको 60 4 काम करेगा। और दोनों से हम काम करवाएं तो दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। और कुल काम कितना है 60 काम है। अब देखिए क्या बता रहा है, लेकिन एक काम हम नहीं पूछ रहा, कह रहा है कुल मजदूरी कितना है 7200 है तो ए का हिस्सा कितना होगा। अब कुल मजदूरी कितना है 72, हमारा कितना है 9, तो यहाँ भी अनुपात ही लगाएंगे। देखिए लिखेंगे 9 रेशियो इज इक्वल टू 7200 रुपये। ये रेशियो है बाबू, 9 से काट दिए तो 9×8 72, तो एक रेशियो बराबर कितना रुपया आया 800 रुपये आया। हमसे क्या पूछ रहा है ए का हिस्सा, ए हायर है बाबू, ए का हिस्सा कितना है 5, तो हम 8 में 800 रुपये में 5 का गुणा कर देंगे तो यह हो गया ए का हिस्सा। किसका हो गया ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो गया। तो कितना हो गया बाबू 8×5 40 और 2 0 ऑलरेडी है तो 2 0 4000 रुपये हो गया। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन दिख रहा है सी। क्लियर। यह देखिए 24 का वर्ग बताइए। अच्छा 24 का वर्ग करेंगे तो 24 × 24 या ट्रिक से कर लेंगे तभी कितना हो जाएगा 576। इसका तो बताना ही नहीं है, आप लोग कर लेंगे।
अब देखिए कह रहा है एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो संख्या क्या होगा। अच्छा सपोज कर लीजिए, मान लीजिए संख्या हमारा क्या है, यक्स है, मान लिए। अब कह रहा है संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर, अब इसमें 2/3 भाग का किए, जोड़ दिए। संख्या में इसका 2/3 भाग, संख्या का 2/3 भाग का किए, जोड़ दिए, तो कितना हो जा रहा है, 35 आ रहा है। अब इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2x अपान 3 = 35, ये ना बाबू। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x। अब 3 का उधर गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 35 × 3। ठीक, ये नहीं कि गुणा करके 105 कर देंगे तब लग जाएगा, लेकिन बड़ा होगा। अब देखिए 5 से इसको काट दिए तो 5 × 7 = 35, तो यक्स का मान क्या मिला, 7 × 3 = 21, और 21 क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से अब इस सीरीज का मैथ का 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन हमने करा दिया। ठीक है, जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग को तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का क्या प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कुछ अंक दिया है, यहाँ भी कुछ अंक दिया है, यहाँ भी कुछ अंक दिया है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो ऐसे प्रश्न जब आएगा तो किस तरह से करना है, देखो यहाँ पर आपका कितना अक्षर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर कितना अक्षर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखो कुछ भी तालमेल नहीं मिल रहा है, तो पता है कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे चेक का मतलब जांच करना हो जाता है, चेक का मतलब क्या हो जाएगा, जांच करना हो जाएगा। और ये जो वैलिडेट दिया है ना, तो इसका मतलब आपका सत्यापित करना हो जाएगा। तो दोनों बात एक ही हुआ। सेम उसी तरह से मेक का मतलब बनाना होता है, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके मतलब बनाना होता है, जैसे लेट, क्रिएट, ग्रो और प्रोटेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से मेक का संबंध बनाना से है, उसी तरह से क्रिएट का संबंध भी बनाना से है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से करना है जब अक्षर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 47वां प्रश्न है कि के और यल का पुत्र जेड है और आई का पुत्र यल है, आई के का यल से है। यहाँ पर ये आई नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आई नहीं है। तो के का यल से क्या संबंध है, ये बोल रहा है, ब्लड रिलेशन वाला है। तो इसको किस तरह से करना है आप लोग देख लो, ठीक है ना। अभी तक मैं ये वाला प्रश्न नहीं कराया था और अगली बार ये वाला प्रश्न पूछा भी नहीं गया था, लेकिन आज मैं इस प्रश्न को करा रहा हूँ, ठीक है ना, कि के और यल का पुत्र जेड है। सबसे पहले आप लोग ये जान लो, जैसे पुत्र देगा ना, जैसे मान लो मेल होगा ना, जैसे मेल होगा तो मेल के लिए हम लोग प्लस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। और जब फीमेल रहता है, महिला रहता है ना, तो महिला के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है कि के, और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जैसे देखो मान लो यहाँ मैं हूँ, ठीक है ना, तो मान लो मैं अपने पिताजी के बारे में बोलूँगा, तो मेरे पिताजी हमसे छोटे थोड़ी के होंगे, हमसे बड़े होंगे। तो अपने से जो बड़े रहते हैं ना, उन लोगों को ऊपर दर्शाया जाता है। और मेरा जो बेटा रहेगा ना, तो मेरा बेटा जो रहेगा वो मुझसे नीचे रहेगा। तो मेरे भाई मजाक में नहीं लेना, मतलब मेरा शादी विवाह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में तो मेरा बेटा मुझसे नीचे रहेगा। मिला जुलाकर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो बेटा रहेगा वो नीचे रहेगा, जो पिताजी रहेंगे वो ऊपर रहेंगे, और पिताजी के पिताजी जो रहेंगे वो पिताजी के ऊपर रहेंगे। इस तरह से बैठाया जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो बढ़िया से समझ जाओगे, लेकिन ये इसको अभी समझ लोगे तो कर लोगे, ठीक है ना। दिया है के और यल का पुत्र जेड है, किसका पुत्र जेड है, के और यल का पुत्र जेड है। यहाँ पर आपका के हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से के और यल मतलब दोनों लोगों का पुत्र कौन है, जेड है। मैं आप लोगों को बताया हूँ जो पुत्र रहेगा वो नीचे आएगा। तो पुत्र कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। नीचे कौन आएगा, जेड आएगा। जेड क्या है, पुत्र है ना, तो जेड के प्लस हम लोग को प्लस कर देना है, जेड के पास हम लोग को प्लस कर देना है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्या पूछा जा रहा है, अभी यहाँ हम लोग को नहीं पता है, जैसे यहाँ के और यल का पुत्र जेड बोला गया
गया है, तो इसमें कौन पति है और कौन पत्नी है ये यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है ना। बस जेड को बताया गया कि जेड पुत्र है, तो जेड के पास हम प्लस कर देंगे। उसके बाद से बोला गया कि और आई का पुत्र यल है, आई का पुत्र क्या है, आई का पुत्र आपका यल है, ठीक है ना। ये जो यल है ये यल किसका पुत्र है, आई का पुत्र है, तो आई को हम लोग ऊपर कर देंगे और यल नीचे आ जाएगा, क्योंकि यल आई का पुत्र है। जब यल पुत्र है तो यल आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो जब आपका यल प्लस हो गया तो मान लो जैसे ये बाप हो गया, जैसे पति हो गया और ये पत्नी हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है। जब ये पुरुष हो गया तो ये महिला होगा, तभी ना जेड इसका पुत्र है, तो ये माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि के का संबंध के यल से संबंधित है, मतलब ये जो के है ना वो यल से किस प्रकार का संबंधित है, यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखो सबसे पहले बोला गया कि के यल का पुत्र है, तो मतलब के और यल का पुत्र जेड है, यहाँ पर बोला गया के और यल का पुत्र जेड है, ठीक है ना। उसके बाद से बोला गया कि और आई का पुत्र यल है, मतलब ये जो यल है वो आई का पुत्र है, तो यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। अब बोला है कि के का यल से क्या संबंध है, तो है जो के है ये माइनस है, मतलब महिला है, और ये जो यल है ये प्लस है, मतलब पुरुष है, और इन दोनों का पुत्र ये जेड है। तो मेरे भाई यल का संबंध जो के से है, मतलब यल पति हो जाएगा और के पत्नी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका पत्नी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट 48वां प्रश्न है कि विकल्प से लुप्त पद ज्ञात करें, विकल्प से लुप्त पद ज्ञात करें। देखो यहाँ पर जैसे जो लुप्त है ना, जो नहीं है उसी को ज्ञात करना है, तो कैसे हम लोग देखेंगे भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। ये जो सी है, सी कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ए कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। बी कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। सेम उसी तरह से आगे क्या किया गया है, ये जो 13 है ना, 13 कितना नंबर पर आता है, तो 13 आपका यम आपका 13 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और ये जो 2 है ना, तो बी 2 नंबर पर आता है, और 4 नंबर पर आपका डी आता है, तो यम बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्या उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद से बोला कि फिर दाईं ओर मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, यहाँ पर दूरी उरी नहीं पूछा है, सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो दिशा के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और उत्तर से राइट में आपका पूरब होता है, और लेफ्ट में आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि विंध्या उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है ना। यहाँ पर विंध्या है, उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर। उसके बाद से बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है। अब उत्तर से दाईं इधर ही हो जाएगा, ठीक है ना, जिधर हम लोग का दायां हाथ रहेगा उधर ही दाईं हो जाएगा, दाईं हो जाएगा। तो दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, इधर भी 2 किलोमीटर चली। फिर बोल रहा है कि फिर दाईं मुड़ती है। अब जब इधर से दाईं मुड़ेगी ना तो नीचे आएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज मतलब आपका दाईं होता है क्लॉकवाइज और बाईं होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर घड़ी चलती है, ठीक है ना। तो दाईं मुड़ती है तो नीचे आएगी। उसके बाद से बोल रहा है मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तब वह नीचे की तरफ आ रही है ना, और नीचे कौन सा दिशा होता है, नीचे आपका दक्षिण दिशा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से 15 को जीके का प्रश्न रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना। यदि देखो ये भी ब्लड रिलेशन वाला है। यदि जेड एक्स का चाचा है और वाई एक्स की माँ है तो वाई जेड का क्या लगेगा, तो देख लेते हैं इसको किस तरह से करना है। लिखा गया है कि यदि जेड एक्स का चाचा है और वाई एक्स की माँ है, ठीक है ना, तो वाई जेड का मतलब क्या संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि वाई एक्स की माँ है, ठीक है ना, एक्स की माँ वाई है, तो यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, और एक्स की माँ वाई है तो एक्स की माँ को ऊपर करेंगे ना, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। अब वाई एक्स का माँ है तो वाई आपका माइनस हो जाएगा। अभी एक्स नहीं पता है कि ये माइनस है कि प्लस है, मतलब लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो जेड है, यदि जेड एक्स का चाचा है, ये जो एक्स है ना
इसका चाचा जेड होगा, इसका चाचा कौन होगा? जेड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स की माँ वाई है ना, तो वाई का यहाँ पर एक पति बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक पति बनाते हैं। हमको ये नहीं पता है कि ये कौन है, तो इनको छोड़ देते हैं। अब फिर इनका भाई रहेगा, तभी ना इनका चाचा रहेगा। आप लोग समझने का कोशिश करना है। इनका भाई कौन है? यहाँ लिखा है कि यदि जेड एक्स का चाचा है तो मतलब इनका भाई आपका जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग समझने का कोशिश करना। सबसे पहले मैं क्या लिखा हूं? बस जो लिखा गया है अभी वही लिखा हूं। यहाँ पर लिखा हूं कि जेड एक्स का चाचा है, तो मतलब सबसे पहले तो इसको लिख दिया हूं कि वाई एक्स की माँ है, एक्स की माँ वाई हो गया। उसके बाद से जेड एक्स का चाचा लिख दिया हूं। जैसे पहले माँ का एक पति बनाया हूं, फिर पति का एक भाई बनाया हूं, तो मतलब इनका संबंध चाचा से हो गया, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो यहाँ चाचा है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस करेंगे। तो वाई जेड का संबंध क्या है? यहाँ पर आपका जेड है और यहाँ पर आपका वाई है। तो देखो ये जो जेड है ना, तो इनके भाई है जेड, जैसे इसका भाई है जेड, तो भाई का पत्नी क्या लगेगा? भाई का पत्नी भाभी लगेगा। तो यहाँ पर भाभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं जो 15 को रिवीजन करना है उसको देख लेते हैं। सामने जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये पूरा का पूरा प्रश्न कल वाला है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका राइट आंसर 1900 हो जाएगा। 1900 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर शांतिवन हो जाएगा। शांतिवन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हूं, तो एक बार अच्छे से पढ़ दे रहा हूं। आप लोग को याद नहीं करना है, बस सुनना है, ठीक है ना। सुनते सुनते याद हो जाएगा। सीरियल वाइज समाधि स्थल लिखा गया है, तो आप लोग देख लो, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? वीरभूमि है। और जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो महाप्राण घाट हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? स्मृति स्थल हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल है, ठीक है ना। लाल बहादुर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्र भूमि हो जाएगा। मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका अभय घाट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का बात किया जा रहा है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश आपका लीला सेठ थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान है। तो संविधान निर्माता करने वाला पहला देश आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर विज्ञान के क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो कालिंग पुरस्कार होता है उसे विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका जो ग्वालियर है ना वो चंबल नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोर्ड का संबंध किस खेल से है? तो बोर्ड का संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक है ना। बोर्ड का संबंध किस खेल से है? तो बोर्ड का संबंध आपका टेबल टेनिस से है। आपका नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हूं, तो एक बार आप लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। कल भी मैं आप लोगों को बताया था और आज भी बता रहा हूं। बस आप लोगों को रेगुलर क्लास अटेंड करते रहना है। इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। क्लास में याद हो जाएगा। आपका यहाँ पर रिंग दिया है, तो जो रिंग का संबंध है ना वो स्केटिंग व मुक्केबाजी से है। स्केटिंग व मुक्केबाजी कहाँ पर खेला जाता है? तो रिंग में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है
फुटबॉल और हॉकी, तो पोलो, फुटबॉल और हॉकी का संबंध किससे है? फील्ड से है, ठीक है ना। चाहे पोलो हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, ये फील्ड में खेला जाता है। आपका नेक्स्ट ट्रैक दिया है, ठीक है ना। तो जो एथलेटिक्स होते हैं, मतलब जो लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं, तो मतलब उन लोगों का संबंध ट्रैक से है, ठीक है ना। एथलेटिक्स से लोग ट्रैक पर दौड़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट दिया है डायमंड, तो डायमंड आपका बेसबॉल से संबंधित है। उसके बाद से आपका कोर्स दिया है, तो कोर्स गोल्फ से संबंधित है। फिर आपका रेंज दिया है, तो रेंज आपका निशानेबाजी और तीरंदाजी से संबंधित है। फिर आपका बोर्ड दिया है, तो बोर्ड टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद से पिच दिया है, तो पिच आपका क्रिकेट और रग्बी से संबंधित है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिमा दास जी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हिमा दास जी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना, यहां पर वायुसेना आप लोगों को कर देना है। देखो एक ही ऑप्शन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन आप लोगों का हो रहा है इसलिए, ठीक है ना। तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है? आपका भारतीय वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है ना। और भारतीय थल सेना का मुख्यालय भी दिल्ली में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहां से जो पूछ देता है एनडीए, जैसे बार बार पूछा जाता है कि एनडीए मतलब कहां पर है, तो वो खड़गवासला में है। आईएमए आपका देहरादून में है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय सेना का तोपखाना कहां पर है? तो भारतीय सेना का तोपखाना आपका देवलाली में है। आपका नेक्स्ट यहां पर दिया है कि 2011 की जनगणना में केरल का साक्षरता दर कितना था? मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, ठीक है ना। साक्षरता का मतलब होता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका 94% हो जाएगा। आपका नेक्स्ट यहां पर दिया है कि सैन्य अभ्यास, यहाँ सैन्य अभ्यास दिया है। युद्ध अभ्यास से एक प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और यूएई के बीच, ठीक है ना। यूएई का क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर का क्या नाम है? तो आरबीआई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पूछेगा, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आपका अर्जुन मुंडा हो जाएगा। ये अभी नए नए बने हैं, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे 2023 के लास्ट में दिसंबर महीने में अर्जुन मुंडा जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यहां पर भारतीय पूछा गया है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। पूछ देगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके, 15 प्रश्न जीएस, 15 प्रश्न मैथ और 5 प्रश्न रीजनिंग के भी समाप्त हो चुके हैं। और आपका जो 15 को रिवीजन था उसको भी मैं करा चुका हूं। अब आज जो आप लोग का क्लास हुआ ना, इसमें जितना भी जीके का प्रश्न पूछा गया है, कल मैं दोबारा उसका रिवीजन करा दूंगा। एक बार आप लोग पढ़ लेना। और ये पूरा पीडीएफ, जैसे कल का भी पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन में मैं डाल दिया था और आज का भी पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, तो एक बार पीडीएफ से भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।